Hello student, myself Rinku Rajput, lecturer in RVS Polytechnic बिचपुरी आगरा। CNC मशीन एंड ऑटोमेशन की कंटिन्यूस क्लासेस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर सीरीज में आज हम पढ़ेंगे आपका जो चैप्टर था CNC मशीन एंड ऑटोमेशन। इस चैप्टर का आज की ये लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद एक आपका लास्ट चैप्टर बचेगा आपका पार्ट प्रोग्रामिंग। क्या? पार्ट प्रोग्रामिंग। तो आज के लेक्चर में, इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था आपका, यानी जो आपकी ऑटोमेशन होता है उसकी टेक्निक कौन कौन सी होती हैं, FMS क्या रहता है, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या रहता है। अब उससे आगे का आज का टॉपिक है, आज का पहला टॉपिक है आपका रोबोटिक्स, यानी रोबोट। रोबोटिक्स क्या रहते हैं? पढ़ाने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। आपके 5th सेम का रिजल्ट आ ही चुका है और आपको 6th सेम में अब प्रोजेक्ट पे कार्य करना होगा। ठीक है, आपके जो मैकेनिकल के हैं, मैकेनिकल में टोटल आपके स्ट्रेंथ है 54 स्ट्रेंथ है। ठीक है, उसको मैंने 3 ग्रुप में आपका डिवाइड किया गया है। ग्रुप 1 से 18 रोल नंबर जो आपका क्लास का है, ग्रुप 2 में 90 to 36 रोल नंबर और ग्रुप सी में आपके 37 to 54 रोल नंबर। ठीक है, ये रोल नंबर आपके क्लास वाइज हैं। ठीक है, जो आपके क्लास के हैं। इसमें आपको फाइल बनानी पड़ेगी प्रोजेक्ट की। प्रोजेक्ट के नाम में अभी आपको ग्रुप वाइज, यानी कौन से ग्रुप को कौन से प्रोजेक्ट पे काम करना है वो बताऊंगा। और उसके साथ ही आपको जो प्रोजेक्ट है उस पर आपको फाइल बनानी पड़ेगी। उसके साथ साथ ही आपको विलेज सर्वे करना होगा, यानी एक विलेज का सर्वे करना होगा, वो भी आपको अपनी फाइल में लिखना होगा। ठीक है, और हर कैंडिडेट यानी हर स्टूडेंट को एक अपनी सेपरेट फाइल बनानी है। इसके अतिरिक्त हर ग्रुप को एक एक्स्ट्रा फाइल बनानी है। फॉर एग्जांपल, अगर ग्रुप में 18 लड़के हैं तो उन्हें फाइल बनानी होंगी 19 यानी 19, क्योंकि जो एक फाइल है वो जमा होगी आपके डिपार्टमेंट में। ठीक है, और मैं आपको बता दूंगा, एक वीडियो और दे दूंगा मैं कि फाइल किस तरीके से आपको बनानी है। ठीक है, क्या परफॉर्मर आएगा, यानी कैसे टीचरों के नाम डालने हैं। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स क्या है? रोबोटिक्स एक ऐसी मशीन रहती है जो मानव के कार्य को आसान बना देती है। ठीक है, सिंपल शब्दों में मानव के समान कार्य करने वाली मशीनों को रोबोट कहा जाता है। ठीक है, जो मानव के समान कार्य करती हैं मशीनें उन्हें रोबोट कहा जाता है। और उस मेथड को क्या कहा जाता है? रोबोटिक्स। ठीक है, रोबोट का यूज हम क्यों कर रहे हैं? रोबोट का यूज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने देखा है कि कुछ ऐसे प्रोसेस या आपके ऑपरेशन होते हैं जिन्हें ह्यूमन के द्वारा नहीं किया जा सकता। वहाँ पे एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेज रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपकी बात करूँ न्यूक्लियर पावर प्लांट की। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो अगर आप किसी ह्यूमन बीइंग को वहाँ पे आप ऑपरेशन कराओगे तो वहाँ से रेडिएशन निकलेगा और उस रेडिएशन के द्वारा ह्यूमन बीइंग क्या हो जाएगा? अफेक्टेड हो जाएगा। तो इसके लिए हमें वहाँ पे क्या लगाने होते हैं? रोबोट के द्वारा क्या करना होता है? काम करना होता है। ठीक है, तो उस वाले प्रोसीजर को बोलते हैं आपका रोबोटिक्स। मानव के समान कार्य करने वाले मशीनों को रोबोट कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें जो आपका है, फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका रोबोट इज अ ह्यूमन लाइक ऑटोमेटिक मशीन। क्या रोबोट क्या है? ह्यूमन लाइक ऑटोमेटिक मशीन। ठीक है, अब इसके जो एलिमेंट होते हैं रोबोट के, जो मेनली 3 एलिमेंट होते हैं। MCQ क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपका। ठीक है, क्वेश्चन आएगा निम्न में से कौन सा रोबोट के एलिमेंट है? ठीक है, तो आपको ऑप्शन 1 दे रखा होगा मैनिपुलेटर, सेकंड होगा कंट्रोलर, थर्ड होगा टूलिंग और फोर्थ होगा ऑल, यानी ऑल ऑफ दीज। तो आपको आंसर लगाना होगा कौन कौन से पे? ऑल ऑफ दीज पे। ठीक है, ऑल ऑफ दीज पे। तो पहला जो आपका एलिमेंट ऑफ रोबोट है वो है आपका मैनिपुलेटर। मैनिपुलेटर क्या है? मैनिपुलेटर वह शक्ति है जो रोबोट या रोबोट की भुजा को किसी विशेष प्रकार की चाल प्रदान करती है। मैनिपुलेटर क्या है? मैनिपुलेटर एक ऐसी शक्ति है जो किसी रोबोट की भुजा को एक विशेष चाल प्रदान करती है। यानी जो आपकी रोबोट की आर्म होती है उसे क्या प्रदान करती है? आपकी वो शक्ति यानी पावर क्या करती है? प्रदान करती है। ठीक है, इसमें विद्युत, हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक पावर का प्रयोग किया जाता है। इसमें कौन कौन सी पावर का प्रयोग किया जाता है? इसमें प्रयोग किया जाता है आपका विद्युत यानी इलेक्ट्रिक, न्यूमेटिक यानी एयर के द्वारा, और नेक्स्ट लास्ट है आपका इसमें आपका हाइड्रोलिक पावर का यूज किया जाता है आपकी मैनिपुलेटर को चलाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या है? कंट्रोलर रोबोट, नेक्स्ट आपका टॉपिक है मैनिपुलेटर। ये है मैनिपुलेटर वह शक्ति है जो रोबोट या रोबोट की भुजा को किसी विशेष प्रकार की चाल प्रदान करती है।
ठीक है, प्रदान करती है। इसमें विद्युत, हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक पावर का प्रयोग किया जाता है। यानी जो मैनिपुलेटर को चलाने के लिए आप किसका यूज करते हो, आप करोगे यूज आपका विद्युत का, हाइड्रोलिक का और न्यूमेटिक पावर का। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंट्रोलर। क्या? कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या है? रोबोट को आप सभी जानते हो रोबोट रहता है, रोबोट को कंट्रोल करने के लिए एक कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। रोबोट जो भी काम करता है आपका, लाइक आपका मैन्युफैक्चरिंग करे, आपका डिजाइनिंग करे या कुछ भी करे, तो उसे कंट्रोल करने के लिए एक कंप्यूटर होता है। उस कंप्यूटर को हम बोलते हैं आपका कंट्रोलर। क्या? उस कंप्यूटर को बोलते हैं हम आपका कंट्रोलर। ठीक है, जैसे कंट्रोलर कहते हैं। इसमें विभिन्न ऑपरेशन के लिए आवश्यक प्रोग्राम फीड किए जाते हैं और उन्हें आसानी से चेंज किया जा सकता है। जो आपका कंट्रोलर रहता है, इसी में आपके जो ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेशन के जो प्रोग्राम होते हैं, वो इसी में आपके फिक्स रहते हैं और उन्हें हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और थर्ड है आपका टूलिंग। नेक्स्ट कौन सा है आपका? टूलिंग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टूलिंग। टूल क्या रहता है? ठीक है, इसे समझो। रोबोट के द्वारा किसी भी कार्य को करने के लिए विशेष टूल की आवश्यकता रहती है। यानी रोबोट कोई कार्य करेगा। क्या? रोबोट अगर कोई कार्य करता है तो वो कार्य किसके द्वारा करेगा? वर्क पीस पे करता है, और वर्क पीस पे ऑपरेशन किसके द्वारा किया जाता है? टूलिंग के द्वारा। तो जो इसका एक मेन कंपोनेंट रहता है वो आपका रोबोट का वो क्या रहता है? टूल रहता है। ठीक है, ये अब एक इसका फिगर देखो। ठीक है, जैसे ये इसका फिगर है ये है आपका रोबोट। ठीक है, ये आर्म है ये क्या है? आपकी आर्म। इस आर्म को पावर कौन देगा? आपका मैनिपुलेटर। क्या? मैनिपुलेटर। ये है आपका मैनिपुलेटर इसे क्या देगा? पावर देगा। ये जो आपका मैनिपुलेटर है यहाँ से क्या करेगा? ये इसे पावर देगा, जिसके द्वारा आपकी ये क्या करेगी? आपकी मूवमेंट करेगी। ठीक है, क्या करेगी? मूवमेंट करेगी। जैसे मैं बिल्डोजर की बात करूँगा आपका, जैसे आपकी जेसीबी मशीन रहती है, जेसीबी का आपका हुक ऊपर नीचे होता है, वो किसके द्वारा होता है? हाइड्रोलिक पावर के द्वारा। और वहाँ पे जो मैनिपुलेटर काम करता है वो कौन सा रहता है? आपकी जो इंजन रहता है वो किसका काम करता है? वो आपका मैनिपुलेटर का। ठीक है, और जो आपका हुक लगा रहता है वो किसका काम करता है? आपका आर्म का। और जो मिट्टी खोदने वाला जो भाग रहता है वो काम करता है आपका टूल का। और जो जिस पे आपका वर्क, जो आपका ड्राइवर बैठा रहता है, ड्राइवर जो गियर को सिस्टम करता है, वो काम करता है आपका किसका? कंट्रोलर का। देखो ये कंट्रोलर यूनिट है, इसमें आप प्रोग्राम को फीड करोगे, कोई सा भी प्रोग्राम, उस प्रोग्राम के द्वारा फिर आप कैसे चलाओगे? मैनिपुलेटर को चलाओगे, मैनिपुलेटर के द्वारा पावर आपकी आर्म में जाएगी और आपका ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या? आपका ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये है आपके रोबोट। ठीक है, रोबोट के एलिमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैड। आपको इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, कैड की फुल फॉर्म क्या रहती है। ठीक है, तो अब कैड की फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, यानी डिजाइन करने वाला कंप्यूटर प्रोग्राम। जब किसी भी प्रकार के डिजाइन कार्यों में डिजाइन को बनाने के लिए डिजाइन को बनाने के लिए, डिजाइन का विकास करने के लिए या डिजाइन का विश्लेषण करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, तो उसे कंप्यूटर एडेड डिजाइन कहते हैं। यानी सिंपल भाषा में कोई भी डिजाइन बनाने के लिए उसमें विकास, यानी उसमें जो गलती है उसे मॉडिफाई करने के लिए, यानी डेवलपमेंट करने के लिए, और उस डिजाइन की कैलकुलेशन करने के लिए जिस कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, उस कंप्यूटर को कहते हैं आपका कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, समझिए ना। यानी किसी भी कंप्यूटर में किसी प्रोडक्ट की डिज़ाइन बनानी है आपको, उसे मॉडिफाई करना है और उसकी कैलकुलेशन करनी है कि ये इसकी एफिशिएंसी कितनी रहेगी, तो उसके लिए आप यूज करते हो कंप्यूटर एडेड डिजाइन का। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ कैड। यानी जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं, उद्देश्य क्या है कैड के। सबसे पहला है डिजाइनर की उत्पादकता में वृद्धि होती है। कंप्यूटर के द्वारा जो पहला आपका डिजाइनर की उत्पादकता में वृद्धि होती है। ठीक है, कंप्यूटर के द्वारा डिजाइन बनाने, उन्हें संयोजन करने, विश्लेषण करने और उनका डॉक्यूमेंटेशन करने में बहुत समय की बचत होती है। कि कंप्यूटर के देखो, अगर आपका कंप्यूटर रहेगा तो आप उसकी डिज़ाइन आसानी से बना लोगे, उसमें मॉडिफाई आसानी से कर लोगे और उसका डॉक्यूमेंटेशन आसानी से कर लोगे। अगर ये चीज़ें आप आसानी से कर लोगे तो उसका प्रोडक्शन रेट तो वैसे ही इंक्रीज हो जाएगी। यही इसी में होता है, डिजाइनर की उत्पादकता में क्या होती है? वृद्धि होती है। सेकंड है डिजाइन की गुणवत्ता में वृद्धि करना।
क्योंकि आप सभी जानते हो कंप्यूटर के मॉनिटर पर सभी सम्मानित डिजाइन देखकर कंप्यूटर क्या कहता है, उस पर कई सारी डिजाइन रहती हैं। वो उन सभी डिजाइनों को क्या करेगा, विश्लेषण यानी आराम से देखिएगा और उसमें से जो उसे उपयुक्त डिजाइन होगी यानी जो सूटेबल डिजाइन होगी प्रोडक्ट के अनुसार, उस डिजाइन को वो उस प्रोडक्ट पे ऑपरेशन करेगा, जिससे क्या रहता है डिजाइन की गुणवत्ता में क्या हो जाती है, इंक्रीज यानी वृद्धि हो जाती है। जिससे डिजाइन की गुणवत्ता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है आपका डिजाइन डॉक्यूमेंट की क्वालिटी में सुधार। ग्राफिक सिस्टम के कारण कंप्यूटर द्वारा इंजीनियरिंग ड्राइंग अच्छी गुणवत्ता की, अधिक मानक और कम से कम छुट्टियाँ की जाती हैं। यानी डॉक्यूमेंटेशन रहता है आपका। देखो कंप्यूटर का डॉक्यूमेंटेशन का मतलब समझो। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है कागज। कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो आप क्या करोगे, उसे कंप्यूटर पर सेव करके रख लोगे, उसमें कौन सा मटेरियल ला रहा है, डॉक्यूमेंट यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगे हैं, लाइक कौन सा मटेरियल लगा है, उसकी डायामीटर क्या है और क्वालिटी कैसी रखनी है, डायामीटर क्या है, ठीक है। ये सारे इसकी जो रहते हैं वो डॉक्यूमेंटेशन में रहते हैं। इन्हें अगर आप कंप्यूटर में फीड रखोगे तो इसमें जो अगर आपको चेंज करना हो तो उसकी क्वालिटी में आप उन्हें डॉक्यूमेंट को आराम से देख के उसकी क्वालिटी को आराम से क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रोडक्शन के लिए डेटाबेस को तैयार करना। जो आपका कैड होता है, कैड क्या कहता है, किसी भी प्रोडक्ट की डिजाइन को बनाता है, जिससे क्या रहता है अगर कैड डिजाइन को बना देगा तो प्रोडक्शन जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो जिस भी वर्क पीस का, उसके लिए एक डेटाबेस क्या कर देगा, ये तैयार कर देता है। क्या तैयार कर देता है। तो ये है आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ कैड। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। पहला है डिजाइनर की उत्पादकता में वृद्धि होती है, क्वालिटी में वृद्धि होती है, डॉक्यूमेंट की क्वालिटी में वृद्धि होती है और प्रोडक्शन के लिए डेटाबेस को क्या करता है, तैयार करता है। ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक है आज आपका अभी डिजाइन प्रोसेस। डिजाइन प्रोसेस क्या रहता है, किसी भी उत्पाद की डिजाइन का कार्य 6 चरणों में पूरा किया जाता है। यानी जो हम डिजाइन करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की मुझे डिजाइन करनी है तो उसे डिजाइन को करने के लिए मुझे 6 स्टेप में क्या करना होगा, काम करना होता है। ठीक है। अब वो 6 स्टेप कौन कौन से होते हैं वो अभी मैं बता रहा हूँ। वो 6 स्टेप रहते हैं। पहला है आपका रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड, इसे हिंदी में बोलते हैं आवश्यकता की पहचान। दूसरा है डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम, समस्या की परिभाषा। तीसरा है सिंथेसिस यानी संयोजन। नंबर 4 है एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन, विश्लेषण एंड इष्टिमीकरण। 6 है आपका इवेल्युएशन यानी आपका मूल्यांकन। और 6 लास्ट वन है आपकी प्रेजेंटेशन। क्या प्रेजेंटेशन। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी आपको प्रोडक्ट की डिजाइन करनी होगी तो उसके लिए आपको 6 चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है। 6 स्टेप में आप किसी प्रोडक्ट की डिजाइन को तैयार करते हो। पहला है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड, सेकंड है डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम, थर्ड है सिंथेसिस, फोर्थ है आपकी एनालिसिस एंड ऑपरेशन, फिफ्थ है आपकी इवेल्युएशन एंड लास्ट वन इज प्रेजेंटेशन। ठीक है। अब देखो इसे समझो। देखो डिजाइन प्रोसेस में सर्वप्रथम कौन सा प्रोसेस अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले ये पहचान की जाती है किसी व्यक्ति द्वारा क्या आवश्यकता क्या है। जैसे मैं सबसे पहले कोई कंपनी रहती है, वो कोई प्रोडक्ट नहीं बनाएगी। वो प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाएगी और नहीं खुल रही है तो वो पहले कस्टमर से पूछेगी कि उनकी आवश्यकता क्या है। ठीक है। यानी डिजाइन ये रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड यानी आवश्यकता की पहचान करेगी। आवश्यकता की पूर्ति के लिए जैसी आवश्यकता की पहचान हो जाएगी आपकी कंपनी को, आवश्यकता फिर वो उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए और समस्या का हल निकालने के लिए उत्पाद के डिजाइन में परिवर्तन की आवश्यकता का अनुभव किया जाता है। ठीक है। अब जैसे मैं बात करूं, जैसे कि आपसे मैं किसी प्रोडक्ट की बात करूं गियर की। ठीक है। जैसे ट्यूबलाइट की बात करूं मैं। ठीक है। पहले क्या चल रहे थे, बल्ब चल रहे थे। कंपनी ने क्या करा, कंपनी ग्राहकों के पास ही कि क्या है तो वो कहते हैं कि बल्ब आपका फ्यूज जल्दी हो जाता है। यानी आवश्यकता पहले पूछी ग्राहकों की उन कंपनी ने, फिर उससे ये पूछा कि आपकी आवश्यकता है तो ग्राहक ने अपनी समस्या बताई कि ये लाइट ज़्यादा खाता है, फ्यूज जल्दी हो जाता है। ठीक है। रोशनी सही नहीं देता। तो कंपनी ने क्या करा, उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करा, किसके द्वारा, उसमें मॉडिफाई करा प्रोसेस पे, जिससे कि बल्ब आपके आगे जाके किस में कन्वर्ट हो गया, आपके एलईडी में और सीएफएल में। ठीक है। ये हो गया। ठीक है। इतना हो गया, अनुभव किए जाते हैं। समस्या समाधान के लिए, समस्या में कौन कौन से समाधान किए जाते हैं, उसके गुणों, कार्य, कीमत और गुणवत्ता आदि को परिभाषित किया जाता है। ग्राहक से ही वो पूछेगा, ग्राहक से सबसे पूछेगा आपकी क्या आवश्यकता है, फिर उससे पूछेगा आपको इस प्रोडक्ट में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है।
इस आधार पर जो भी उत्पाद का डिजाइन मिलता है, इस आधार पर जो भी उत्पाद का डिजाइन मिलता है, उसके प्रत्येक खंड को डिजाइनर अपने अनुभव और स्वतंत्र चिन्ह के आधार पर विश्लेषण करके सुधारता है। ठीक है, अब ग्राहक से जो कोई भी उसे फीडबैक मिलेगा तो डिजाइनर क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या करेगा, प्रोडक्ट को सुधारेगा। ठीक है, क्या करेगा, विश्लेषण करेगा और उस पर सुधार करेगा, फिर डिजाइन करता है, फिर जैसे उस प्रोडक्ट पे क्या करेगा, वो डिजाइन करेगा और उसका विश्लेषण करेगा। यह क्रिया बार बार दोहराई जाती है जब तक कि आपको एक अच्छी क्वालिटी का क्या ना मिल जाए, प्रोडक्ट ना मिल जाए। ठीक है, एक अच्छी क्वालिटी का क्या ना मिल जाए, प्रोडक्ट ना मिल जाए। इस प्रकार जैसे आपका हो जाएगा, तो जैसे आपका प्रोडक्ट मिल जाता है तो लास्ट नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, इवैल्यूएशन। उस प्रोडक्ट की आपको क्या करनी होती है, मूल्यांकन दिखाना होता है कि ये इस प्रोडक्ट में कितना मूल्यांकन खर्च हो रहा है, यानी डिजाइन करने में कितना पैसा खर्च हो रहा है। और लास्ट का स्टेप होता है कि आपको पूरी प्रेजेंटेशन देनी होती है कि आपने डिजाइन कैसे तैयार करी है, कैसे उस पर काम करा है। ठीक है, ये सारे हैं डिजाइन प्रोसेस। ठीक है, इसके 6 स्टेप होते हैं। फर्स्ट वन है आवश्यकता की पहचान, सेकंड वन है समस्या की परिभाषा, थर्ड वन है संयोजन, फिफ्थ वन है विश्लेषण, फोर्थ वन है आपका मूल्यांकन और सिक्स वन है प्रस्तुतिकरण। ठीक है, सिक्स वन है आपका प्रस्तुति। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, जैसे इन शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आपका कैम। जैसे शॉर्ट फॉर्म में आपका क्या बोलते हैं, कैम। कैम क्या है, कैम क्या है, कंप्यूटर का उपयोग डिजाइन के अलावा उत्पादन के अन्य क्षेत्र। ठीक है, कंप्यूटर का उपयोग डिजाइन के अलावा उत्पादन के अन्य क्षेत्र जैसे प्लानिंग, मैनेजमेंट और कंट्रोल आदि में भी किया जाता है। ठीक है, कंट्रोल आदि में भी किया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग डिजाइन के अलावा अन्य क्षेत्र जैसे आपका प्लानिंग, मैनेजमेंट और कंट्रोल आदि में भी किया जाता है। इस उपयोग को ही आप क्या कहते हो, कैम कहते हो, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। इसे 2 भागों में बांटा गया है। क्या, कैम को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। पहला है आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग। क्या, मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग, इसमें क्या रहता है आपका, इसके अंतर्गत कंप्यूटर के वे उपयोग आते हैं जो उत्पादन कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं रखते। यानी इसके अंतर्गत क्या आते हैं, वे कार्य आते हैं जिनसे कोई प्रोडक्शन में कुछ लेना देना नहीं होता, प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं होता, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से उसमें सहायता प्रदान करती हैं। जैसे कॉस्ट का एस्टिमेशन रहना, प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री प्लानिंग क्या होनी चाहिए, एनसी पार्ट प्रोग्राम क्या रहते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मशीन डाटा। जैसे आपका किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी लग रही है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इससे कुछ मतलब ही नहीं है, उसने तो बस प्रोडक्शन करना है। यानी ये क्या रहता है, डायरेक्ट रूप से तो उनसे रिलेटेड नहीं रहता प्रोडक्शन से, लेकिन इनडायरेक्ट उनसे क्या रहता है, जुड़ा रहता है। ठीक है, इनडायरेक्ट क्या रहता है, जुड़ा रहता है। इसी को बोलते हैं आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग। इसी को क्या बोलते हैं आपका, मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है इसका, एक मिनट, हाँ देखो, अब देखो, इसके अंतर्गत कंप्यूटर के वे उपयोग आते हैं जो उत्पादन कार्यों से प्रत्यक्ष रूप में तो कोई संबंध नहीं रखते, डायरेक्ट तो कोई संबंध नहीं रखते, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से उसमें सहायता करते हैं। जैसे कॉस्ट एस्टिमेशन, प्रोडक्शन इन्वेंट्री प्लानिंग, एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग एंड कैलकुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डाटा। ठीक है, ये है आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग। और इसका जो दूसरा पार्ट है कैम का, वो दूसरा पार्ट है आपका मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल। ठीक है, इस मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल, इसके अंतर्गत कंप्यूटर के वे उपयोग आते हैं जो आपके प्रोडक्शन में डायरेक्ट क्या रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, डायरेक्ट क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। जैसे प्रोसेस कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल आदि। ठीक है, क्योंकि आप जब भी आप प्रोडक्शन का निर्माण करोगे, प्रोडक्ट बनाओगे, तो आप प्रोसेस को देखोगे कि क्या प्रोसेस चल रहा है, कैसे प्रोडक्ट बन रहा है। क्वालिटी को आप चेक करोगे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी आ रही है, अच्छी आ रही है कि बेकार आ रही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और आज आपका ये वीडियो लेक्चर ये लेसन आज आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब आपका लास्ट लेसन बचा है, यानी लास्ट यूनिट, वो है आपकी पार्ट प्रोग्राम। ठीक है, वो आपका मैं दो वीडियो में आपका मैं ख़त्म करा दूँगा और आपका सिलेबस तैयार हो जाएगा। और आपसे आशा करता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQ का रिविजन करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।